नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट संख्या 25 हल करेंगे। इसके पहले हम 24 सेट जो है वह हल करा चुके हैं। तो जो लोग उसे हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेट को जो है हल कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। और अगला प्रश्न है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी कि भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, राजा साहू, जो कि शिवाजी के पौत्र थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? तो बीडी सावरकर के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो यह भी जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। तो यह भी कथन जो है आपका सही है। तीसरा है, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो यह भी जो है आपका स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक जो है चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो चौथा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सभी जो है सही हुआ, 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो आपको बताना है इसमें से कि कौन से जो है जनपद जो का नाम जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी जो है उल्लिखित है। तो पहला है मगध, दूसरा है अस्मक, तीसरा कंबोज, चौथा है चेद और पांचवा है वत्स। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो जनपद यानी कि जिस जनपद का उल्लेख है वह है आपका मगध, उसके बाद जो है अस्मक और कंबोज। तो 1, 2, 3 जो है ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो आपको बताना है। पहले ये दिया है कि गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह से अलग रखने की वकालत की थी। तो यह जो है सही है। दूसरा है, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया था। तो बी स्टेटमेंट जो है यहाँ आपका जो है गलत है। गांधी जी ने जो है धर्म और राजनीति को जो है अलग रखने की जो है बात कही थी। और अगला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। तो यह भी सही है आपका। और डी है, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो यह भी सही है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन कीजिए। यानी कि आपको जो है काल क्रमानुसार जो है बताना है। तो ये है पहला जो है यहाँ नौजवान भारत सभा का निर्माण। तो नौजवान भारत सभा का निर्माण जो है भगत सिंह द्वारा 1926 में किया गया था। और दूसरा है स्वराजिस्ट दल का निर्माण। तो स्वराज दल का निर्माण जो है 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा जो है किया गया था, यानी कि चित्तरंजन दास द्वारा। और तीसरा है यहाँ दांडी मार्च। तो यह जो है 1930 में गांधी जी द्वारा जो है किया गया था। और चौथा जो यहाँ दिया हुआ है जलियांवाला बाग त्रासदी। तो यह जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है घटित हुआ था। तो आपको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। सबसे पहला आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी यानी कि 1919 में, यानी कि चौथा उसके बाद जो है आपका होगा स्वराज दल का निर्माण 1923 में। उसके बाद जो हो जाएगा आपका नौजवान भारत सभा का निर्माण। फिर जो है लास्ट में होगा आपका दांडी मार्च। तो 4, 2 और 1, 3 जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ मैच हो रहा है, तो बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, जो है
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है यह भारतीय संविधान का जो है प्रमुख स्रोत है, इसलिए जो है यह महत्वपूर्ण है, तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी जो है कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो है अवध से थी, तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो हुआ था, तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। J.H. मैकी के द्वारा जो है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो आपका ऑप्शन ए है सुश्रुत, बी है बाणभट्ट, सी है चरक और डी है जीवक। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। जीवक ने जो है वह तक्षशिला में शिक्षा जो है प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में डाइमिकस भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिंदुसार के समय में डाइमिकस भारत आया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो है यहाँ। तो चलिए जो है देख लेते हैं। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 323 का ए का संबंध जो है किससे हो जाएगा? तो अनुच्छेद 323 का संबंध जो है वह प्रशासनिक अधिकरण से है, तो ए का जो है दूसरा होगा यहाँ। और बी है दिया है अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 का संबंध हो जाएगा आपका निर्वाचन से। और नेक्स्ट है सी अनुच्छेद 330 का संबंध जो है वो हो जाएगा आपका लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 330। और अनुच्छेद 320 का संबंध जो है वह लोक सेवा आयोग के कार्यों से है। तो इस तरह जो है आप ऑप्शन में जो है टिक कर सकते हैं यहाँ। तो आपका विकल्प जो सही हो जाएगा यहाँ सी विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे जो है कौन से हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वह समानता के अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो यह है 69वां यानी कि 69वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय गणतंत्र के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्तमान राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकारों को, बी है जो है अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, सी है अनुच्छेद 21 का ए में वर्णित मौलिक अधिकारों को, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को जो है वह राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति जो है प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार प्राप्त किया था किस देश के संविधान से? तो भारतीय संविधान में जो है आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्वों का विचार जो है प्राप्त किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय को जो है वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, अनुच्छेद 350 का ए में जो है यह वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य जो है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग यानी कि फिनांस कमीशन का मुख्य कार्य है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना जो है वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो यह जो है 24वां संशोधन में जो है छीन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन सा भाग जो है पंचायत से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 9 जो है वह पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहला दिया हुआ है कि एक तरफ जो है भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, दूसरा जो है उनका सारत्व यानी कि उनका संबंध जो है किससे है? तो ये है नई रोशनी कार्यक्रम, तो यह जो है संबंधित है महिला सशक्तिकरण से, तो ए का जो है पहला हो जाएगा। और बी है दिशा नामक योजना जो है वह कंप्यूटर साक्षरता यानी कि जो है सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण से संबंधित है। और सी है प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इसका संबंध है वित्तीय समावेशन से, तो जो है सी का दूसरा हो जाएगा। और स्वावलंबन योजना का संबंध जो है वह नई पेंशन प्रणाली से है, तो इस तरह डी का जो है संबंध वह तीसरे से हो जाएगा। तो विकल्प जो है आपका सही यहाँ, तो यहाँ जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पहला विकल्प ही जो है आपका सही होगा। ए का जो है 1 होगा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने जिन्हें 3 अक्टूबर 2018 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, भारत के हैं कौन से क्रम के वह मुख्य न्यायाधीश थे? तो रंजन गोगोई जो है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान समय में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े, तो वह जो है 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो याद रखिएगा, जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, वह कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश है? तो वह 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333 के तहत जो है राज्य विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया गया था किस देश के संविधान से? तो समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता यानी कि BR मेहता को जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और कारण आर दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व इसी का है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर चुनना है। तो ये जो यहाँ दिया हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो यह जो है बिल्कुल गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल के सलाह पर जो है की जाती है। और बी दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व इसी का है, तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराने का दायित्व जो है वह राज्य सरकार को है, तो बी जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका, यानी कि कारण जो है वह सही है और कथन जो है वह गलत है।
तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों को और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वह सरदार पटेल बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में जो है वह चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था? तो ये दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप के अनुसार पंजाब को अधिक स्वायत्तता, और बी है भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, और सी है मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता, और डी है प्रशासनिक सुधार। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने जो है वह मूल अधिकारों की तुलना में जो है निदेशक तत्वों को अग्रता की बात जो है कही थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला है शक्तियों का बंटवारा, दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, और चौथा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, पांचवा है लिखित संविधान। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता जो है वह संघीय यानी इसकी शक्तियों का बंटवारा है, और स्वतंत्र न्यायपालिका, और जो है लिखित संविधान। तो 1, 3, 5 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का किसके द्वारा क्रम से नियुक्त किया जा सकता है और हटाया जा सकता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति और उनको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र के लिए? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है, और कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो जो है चलिए देख लेते हैं, त्वचा कैंसर जो है किससे होगा? तो यह हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणों से। और तो ए का जो है दूसरा होगा, ध्वनि प्रदूषण को जो है डेसिबल में मापा जाता है, और वैश्विक तापन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, और ओजोन छिद्र जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है होता है। तो आप देख सकते हैं विकल्प में जो है यहाँ बी जो है विकल्प मैच कर रहा है, तो बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो ए है मिट्टी का तेल, बी है हाइड्रोजन, सी है कोयला, और डी है डीजल। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि न्यूनतम वायु प्रदूषण जो है, तो यहाँ सही हो जाएगा हाइड्रोजन जो है वह न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। अगला क्वेश्चन है, फसलों में पड़ी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? तो पड़ी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक जो है वह यूरिया है, ऑप्शन बी से होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है लैक्टोस से जो है खट्टा दूध। तो यहाँ पहला ही विकल्प जो है वह सही सुमेलित नहीं है, जो है लैक्टोस जो है वह दूध की शुद्धता को मापता है, बल्कि लैक्टिक एसिड जो है खट्टा दूध कहलाता है। तो पहला जो है यहाँ गलत हो जाएगा, बाकी जो है सभी जो है यहाँ सुमेलित हैं। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर सही है आपका, फार्मिक अम्ल जो है चींटियों द्वारा जो है छोड़ा जाता है, और टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर के रस में पाया जाता है। तो ये आपसे पूछा गया है सही जो है सुमेलित नहीं है कौन सा जोड़ा? तो ये जो है वह सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरीय कण जिसको गॉड पार्टिकल कहा जाता है क्या है? तो वह है हिग्स बोसान कण है, तो ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु में रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंधेरे में दीप्ति उत्पन्न करता है? तो यह है श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी जो है यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ कीटनाशी है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन
ए से हो जाएगा लिंडेन जो है वह कार्बनिक पदार्थ जो है वह कीटनाशी है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा ओ निगेटिव रक्त जो है उसको दिया जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो वह है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन ए से होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संघटक नहीं है? तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, वायु जो है वह पारिस्थितिक तंत्र का एक जीवी संघटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत अच्छा स्रोत है, किसका? तो टमाटर जो है वह ऑक्जेलिक अम्ल का जो है स्रोत है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में निम्नलिखित की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो यह होती है नाइट्रेट से, ऑप्शन डी से होगा। अगला प्रश्न है, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह 4 गुना होगी, ऑप्शन बी से होगा। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट एक घटक है किस विटामिन का? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का जो है एक घटक है, ऑप्शन डी से होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वीव आधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB बराबर होता है किसके? तो 1 KB जो है वह बराबर होता है 1024 बाइट के, तो ऑप्शन बी से हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला जिसमें से एक शांति के लिए दिया गया था? तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, लाइनस पाउलिंग को जो है 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहली बार जो है इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया था 1954 में, जो है 1954 में इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद जो है 1962 में जो है शांति के लिए जो है इनको दोबारा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मृदा जल तनाव का मापन किया जाता है किसके द्वारा? तो यह जो है टेंसियोमीटर द्वारा जो है किया जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पुष्टिकरण हेतु बिडाल टेस्ट किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट जो है वह टाइफाइड के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो है सबसे छोटी ग्रंथि वह पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैवी द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से, जो है खसरा रोग का निदान जो है वह प्रतिजैवी द्वारा जो है नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है आहार श्रृंखला का निर्माण जो है घास, बकरी तथा मानव। घास जो है आपका उत्पादक हो जाएगा, बकरी प्रथम उपभोक्ता और मानव जो है द्वितीय उपभोक्ता। तो बी इस तरह आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन सा है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी से होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे? तो चेरनोबिल जो है वह नाभिकीय दुर्घटना है, जो कि जो है 26 अप्रैल 1986 को जो है यह घटित हुई थी। चेरनोबिल जो है यह यूक्रेन में जो है, तो यह जो है परमाणु जो है दुर्घटना है, जिस 26 अप्रैल 1986 को जो है यह घटित हुई थी। और भारत में जो है एक जो है घटना बहुत फेमस है, भोपाल गैस कांड, जो कि 3 दिसंबर 1984 को जो है हुआ था। यह जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव से हुआ था। तो यह भी जो है प्रश्न आपका पूछा जाता है, भोपाल गैस कांड जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका गैस कांड है, जो कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से जो है यह हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो यह जो है 109 गुना बड़ा है, ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, माता टीला बांध परियोजना का संबंध है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। माता टीला बांध परियोजना से जो है मध्य प्रदेश के लाभान्वित होने वाले जिले जो हैं ग्वालियर, दतिया और भिंड, ये तीनों जिले जो हैं। और माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है यह बांध बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है चोलामू झील किस प्रांत में है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, सिक्किम में जो है यह झील है। चोलामू झील जो है यह सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन जो है वर्तमान में राजस्थान में होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है पश्चिम बंगाल में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण जो है रोशनी देते हैं? तो यह जो है परमाणु उत्सर्जन के कारण जो है रोशनी देते हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? तो यह जो है ताप प्रदूषण कहलाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास की मजदूरी वस्तु भी हो यानी कि वेज गुड्स स्ट्रेटजी किसके द्वारा निरूपित की गई थी? तो यह जो है अमर्त्य सेन द्वारा जो है निरूपित की गई थी, ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ शहर जो है बागों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? तो पूरन भगत जो है यह एक लोकगीत है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रेगर जॉन मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का संबंध जो है वह आनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम से संबंधित है, तो इस तरह आपका ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर जो कि उत्तर प्रदेश के जो है यह किस जिले में स्थित है? तो बिठूर जो है कानपुर देहात जिले में स्थित है, ऑप्शन बी से होगा यहाँ। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तीर्थस्थल गोला गोकर्णनाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो है उत्तर प्रदेश का एक फेमस तीर्थस्थल है गोला गोकर्णनाथ, तो यह जो है आपका लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली बुक्सा जनजाति निम्नलिखित में से किन देवी देवताओं की पूजा करती हैं? तो बुक्सा जनजाति जो है वह काली, दुर्गा, लक्ष्मी, महादेवी ये सभी जो है देवी देवताओं की पूजा करती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों एवं वहाँ के दर्शनीय स्थलों के जोड़े दिए गए जा रहे हैं, गलत जोड़ा आपको बताना है कि कौन सा है। तो ये दिया है कि आगरा में जो है ताजमहल है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। लखनऊ में इमामबाड़ा है, यह भी सही है। वाराणसी में जो है विश्वनाथ मंदिर है, तो यह भी सही है। इलाहाबाद में सारनाथ स्तूप दिया हुआ है, तो यह जो है आपका गलत है। सारनाथ स्तूप जो है वह आपका सारनाथ जो कि वाराणसी के निकट है, तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कि मगहर जो है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जो है यहाँ जो है संत कबीर, मगहर जो वर्तमान में वह संत कबीर नगर जिले में जो है स्थित है। संत कबीर नगर जो कि बस्ती को जो है अलग किया गया था बस्ती से, तो यदि जो है आपका पहले जो है वह संत मगहर जो है वह बस्ती जिले में पड़ता था, वर्तमान में जो है बस्ती से काट करके संत कबीर नगर जिला को जो है अलग बनाया गया, तो मगहर जो है वर्तमान में वह संत कबीर नगर जिले में थी। यदि ऑप्शन में आपका संत कबीर नगर जिला रहे तो आपका सही हो जाएगा संत कबीर नगर जिला। अगला प्रश्न है प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब के दत्तक पुत्र निम्नलिखित में से कौन थे? तो नाना साहब जो है वह बाजीराव द्वितीय के जो है दत्तक पुत्र थे। आप थोड़ा सा प्रश्न में जो है यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, जो है नाना साहब जो है किसके दत्तक पुत्र थे? तो वह बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनका नाम जो है नाना साहब का नाम जो है धोधू पंत के नाम से जो है इन्हें जाना जाता था। अगला प्रश्न है जून 2019 में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है वह जेपी नड्डा जो है बनाए गए थे, तो वर्तमान में बीजेपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है हैं। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन जून 2019 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह जो है ओसाका, जापान के ओसाका में संपन्न हुआ था G20 शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2019 में विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
तो जो है अप्रैल 2019 में विश्व बैंक का अध्यक्ष जो है डेविड आर मालपास को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, रसगुल्ला नाम पर एकाधिकार को लेकर कानूनी लड़ाई में किस राज्य को जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया था? तो रसगुल्ला को लेकर जो है वह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है ये कानूनी लड़ाई चल रही थी, लेकिन जो है लास्ट में जो है पश्चिम बंगाल को जो है इसे जीआई टैग दिया गया रसगुल्ला को। तो इस तरह आपका ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, जो है पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो जो है चीन जो है वह वर्तमान में जो है ग्लोबल कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है और कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं, लंदन जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और एंटवर्प जो है वह सेल्त नदी के किनारे स्थित है। रॉटरडैम जो है वह जर्मनी में है, जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। हैम्बर्ग जो है वह इल्बे नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ मैच करा, तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। WC बनर्जी द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF जो है कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है सब्जियों का उत्पादन करने वाला देश जो है वो चीन है और दूसरे नंबर पे है आपका भारत। अगला क्वेश्चन है, कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? तो कंचन जो है आंवले की है, उन्नत किस्म है, ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो भूटान जो है वह कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है, जहाँ पर जो है सर्वाधिक वनाच्छादता जो है पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मलजल यानी कि सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह कौन सा है? तो वह है चुंगी तथा प्रवेश कर, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो यह है एथिलीन जो है वह प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किस पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पहला दिया हुआ है नर्मदा, दूसरा सुवर्ण रेखा, तीसरा कृष्णा नदी, चौथा है गंगा नदी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही विकल्प का जो है चयन करना है। तो आपको बताना है मैंग्रोव वन जो है किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यहाँ से हो जाएगा आपका सुवर्ण रेखा और गंगा। तो 2 और 4 भी जो है ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, आम जो है वह विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत पर जो है सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी वह अरब के थे, तो ऑप्शन सी से होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो है कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं और फिर बी चला जाता है, तो शेष काम को ए जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो है इसे देख लेते हैं। ए और बी जो है यानी ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम जो है वो आपका 30 हो जाएगा। तो ए जो है एक काम को कितने दिनों में करेगा? 3 दिनों में। बी जो है एक काम को कितने दिनों में करेगा? तो
30 में जो है 15 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि बी जो है एक काम को वह 2 दिनों में करता है। तो आपसे कह रहा है कि वे दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं। तो दोनों यानी कि 3 + 2 यानी 5 कर देंगे। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? तो 3 दिन में 15 काम करेंगे। तो आपसे पूछा गया कि फिर बी जो है वह चला जाता है, तो 15 काम करके जो है बी चला जाता है, तो शेष काम को जो है ए कितने दिनों में करेगा? टोटल काम कितना है? 30। जो दोनों मिलकर 15 काम कर देते हैं, तो कितना काम बचा? 15 काम। अब 15 काम जो है फिर बी चला जाता है, तो ए जो है एक काम को 3 दिन में करता है, तो 15 काम को जो है वह करने में कितना समय लेगा? तो एक काम को वह एक दिन में वह 3 काम करता है, तो वह 15 काम करने के लिए जो है कितना समय लगेगा? तो 15/3 बराबर जो है 5। तो 15 काम को जो है 5 दिन में वह कर देगा। तो इस तरह आपका बी जो है ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस अंक से होगी? तो आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर जो है 9 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 4 और 6। तो इसे जो है आप सॉल्व करेंगे तो आप जो है इसको जो है आप मान सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क गुणे जो है 9 बराबर जो है 4 गुणे 6। अब आप जो है इसे इस तरफ जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 6 को इधर लाइए, 6 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 9 गुणे 4। तो आप इसे काट दीजिए, तो यह जो है आपका हो जाएगा 9 चौक 36 और 6 से 1 कट जाएगा, तो 6 छः 36। तो क्वेश्चन मार्क बराबर आपका आ गया 6। तो आपका ये विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल जो है कितनी है? तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो है देख लेते हैं इसे। आप जो है रेलगाड़ी और सबसे पहले व्यक्ति की चाल निकाल लीजिए। तो 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो 110/6 और गुणे जो है आपको 60 × 60 आप, और भागा किसे करना है? तो आपको 1000 से कर देना है। आप जो है इसे जो हल करने पे जो है हल करेंगे, उसके बाद जो है आपको ये रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों की चाल पता चल जाएगी। उसके बाद जो है आपको केवल जो है पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल आपसे जो है पूछा गया है, तो उसमें से जितना आएगा आपको जो है 6 उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो है आपको रेलगाड़ी की चाल पता चल जाएगी। तो ऑप्शन जो है यहाँ इसका सही जो हो जाएगा, तो वह जो है बी ऑप्शन सही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर 5:4 के अनुपात में है। यदि कुल स्कोर 135 हो तो मोहन का स्कोर आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपका कुल स्कोर दिया हुआ है 135। आपसे पूछा किसका गया है? तो आपसे मोहन का स्कोर पूछा गया है, और जो है मोहन और सोहन का अनुपात दिया है, मोहन का 5 और सोहन का 4। तो आपका 135 गुणे मोहन का पूछा रहा है, तो आपको मोहन का 5 बट्टे जो है दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना होता है? 9। तो इसे आप कट कर देंगे, जो है 9 × 9 हो जाएगा आपका, 4 हो गया 45 हो गया, 9 × 5 = 45। तो 15 गुणे 5 बराबर हो जाएगा आपका 75। तो मोहन का स्कोर जो हो जाएगा आपका 75। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 40% 200 होता है, तो उसी संख्या का 45% कितना होगा? सॉरी, यहाँ 45 नहीं, आप जो है 48 कर लीजिएगा। तो आपको जो है एक संख्या मान लीजिए x है, x का जो है 40% जो है आपका दिया है, तो 40/100 बराबर 200, यानी कि यह आपका दिया है। तो x का इसे कट कर देंगे जो है आपका, तो x बराबर करेंगे आप जो है 100 गुणे 200/40। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 × 5 = 20, जो है x बराबर आपका आ गया 500। तो x बराबर जो है आपको 500 मिल गया। तो आपको पूछा कि उसी संख्या का 48%, यहाँ 45 आपको जो है नहीं है, यहाँ जो है यह 48 है। तो x का मान आ गया 500, तो आपको 500 का जो है 48% निकाल लेना है, वही आपसे पूछा गया है। तो 500 का जो है आप 48% निकाल लीजिए, बटा 100 हो गया। अब 100 × 500 और 5 में 48 से गुणा कर देंगे, तो 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20, 4 = 24, तो 240 आपका निकल कर आ गया। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यदि आप उसी संख्या का 45 भी निकालते हैं, तो आप जो है 500 आया है,
तो 500 का 45% निकाल लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 100 पच्चीस 500 हो गया। 5 में 45 से गुणा कर देंगे तो 5 पच्चीस 25 को 5 हाथ से लगा 2, 5 को 20 2 22, तो 225 जो है आपका 45% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ₹800 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से कितने समय के पश्चात जो है ₹882 हो जाएगी। तो यहाँ जो आपको जिस फार्मूले पे लगाना है वह है आपका मिश्र धन बराबर मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1+r यानी कि दर बटे जो है 100 और अपान यहाँ जो है स्क्वायर टी का स्क्वायर जो है करना है। इस फार्मूले पे जो आप निकालेंगे तो आपका मूलधन है मिश्र धन है आपका 882 बराबर मूलधन जो है वह 800 है और 1+r जो है आपको दिया है 5%, 5/100 और टी आपको जो है निकालना है। तो इससे जो है आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वह 2 वर्ष में आएगा, ऑप्शन बी यहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन है जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429 आम और 715 संतरे समान संख्या में बांटे जा सकते हैं उनकी संख्या है। तो यहाँ जो है ऑप्शन से इसे आप लोग लगा सकते हैं। 419 और 775 संतरे समान संख्या में बांटना है आपको, तो यह जिस संख्या से जो है डिवाइड हो जाएगी वही संख्या आपकी हो जाएगी। तो आप जो है यहाँ जो विकल्प आपका सही होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 143, 143 से जो है आप 429 को जो है डिवाइड कर देंगे जो है। तो आप देख सकते हैं इसे डिवाइड करेंगे तो दोनों संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी 143 से। 143 25 जो है आपका हो जाएगा 429 और 143 25 जो हो जाएगा आपका 143 25 होता है आपका 715 और 143 में जो है 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 429। तो दोनों ही संख्या जो है आपका 143 से डिवाइड हो रही। अगला क्वेश्चन है 18, 27 और 36 का HCF यानी कि जो है आपसे मासे पूछा गया है। तो आपको बताना है 18, 27 और 36 का मासे जो है क्या होगा। तो 18, 27 और 36 का मासे जो है होगा आपका 9 होगा, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 13 और 16 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 5 शेष बचते हैं। तो आप जो है एक एक करके चेक भी कर सकते हैं डिवाइड करके। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा 197, यानी कि 13 से जो है आप 197 को डिवाइड करेंगे तो आपका शेष जो बचेगा वह बचेगा 2 और 16 से जो है आप 197 को डिवाइड करते हैं तो आपका शेष 5 बचता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो यह हो गया आपका 7 दिन आप लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हफ्ते में 7 दिन होता है। तो प्रश्न आपसे जो है क्या कह रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद जो है शुक्रवार है, तो यह हो गया आपका मान लीजिए शुक्रवार। आने वाले कल के 2 दिन बाद यानी यह जो हो गया आपका सोमवार। तो आने वाला कल जो है हो जाएगा आपका मंगलवार के 2 दिन बाद कह रहा है आपको, तो 1 1 2 यानी 2 दिन बाद क्या होगा शुक्रवार हो जाएगा। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले तो आपसे जो वर्तमान दिन होगा आपका सोमवार, आने वाला कल होगा आपका मंगलवार, 2 दिन बाद हो जाएगा आपका शुक्रवार, यानी बीच में आपका बुध और बृहस्पति जो है ये गैप है। उसके बाद जो है आपसे कह रहा है कि तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो बीते हुए कल यानी कि जो है यहाँ फिर से रविवार हो जाएगा। बीता हुआ कल के 2 दिन पहले तो यानी कि शनिवार और शुक्रवार के पहले कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार के पहले हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही होगा गुरुवार। अगला क्वेश्चन रीटा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीटा का निखिल से क्या रिश्ता है। तो चलिए जो देख लेते हैं। रीटा की मान लीजिए ये रीटा हो गई की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मान लीजिए निखिल हो गया कि निखिल ने कहा मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीटा की माता के पुत्र का, ये रीटा की माता हो गई, उनके पुत्र मान लीजिए ये हो गए पुत्र का जो है इकलौता पुत्र हूँ। तो जो है यह जो है इनका संबंध हो जाएगा आपका, यह मान लीजिए निखिल के पिता हो गए और यह जो है उनकी निखिल की यह दादी हो गई।
तो यह जो है इनका संबंध हो जाएगा आपका भाई बहन का संबंध होगा। तो आपसे पूछा गया है प्रश्न में क्या, रीटा का निखिल से क्या संबंध है। तो रीटा का निखिल से संबंध पूछा गया। तो रीटा का संबंध जो है पिता की बहन यानी कि बुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी हैं, रीमा जो है शीतल की पुत्रवधू हैं, रोहित रानी के भाई का पुत्र हैं। तो रोहित जो है सुरेश का क्या लगता है। तो आप लोग वीडियो को चाहें तो पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो देखते हैं, कथन कह रहा है कि सुरेश की बहन जो है राम की पत्नी है। तो जो है सुरेश ये हो गए कि बहन जो है वह राम की क्या है, पत्नी है। राम जो है रानी का भाई है, राम जो है वह रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, यानी ये राम है। तो राम के पिता कौन है, तो राम के पिता मधुर हैं। शीतल जो है राम की दादी हैं। तो शीतल जो है राम की दादी, तो ऊपर सबसे ऊपर आप शीतल लिख लीजिए, ये हो गए। और रीमा जो है शीतल की पुत्रवधू हैं। तो रीमा जो है शीतल की पुत्रवधू यानी कि शीतल, ये मधुर की पत्नी हो जाएंगी जो है रीमा। और फिर जो है क्या कह रहा है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो है रानी के भाई का पुत्र यानी कि राम का पुत्र हो जाएगा रोहित। तो रोहित जो है सुरेश का क्या लगता है। तो ये संबंध आपसे पूछा गया है जो है कि रोहित जो है सुरेश का क्या लगता है। तो रोहित के पिता का नाम है राम, राम की बहन है, और सुरेश जो है तो राम की जो है पत्नी है सुरेश की बहन। तो यह हो जाएगा आपका भांजा। रोहित जो है लगेगा क्या, सुरेश का भांजा लगेगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। सुरेश जो है रोहित का मामा लगेंगे, और जो है रोहित जो है वह सुरेश के भांजा। तो आपसे पूछा गया है कि रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो भांजा, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है कुल 120 प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।